तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण को समझने वाले हैं। एक ऐसा विश्लेषण जो कहता है कि फिल्म धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सोचिए, एक फिल्म है जिसका नाम है भड़ास। अब ये कोई असली फिल्म नहीं है, बल्कि जिस विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक बड़ी बात समझाने के लिए इस काल्पनिक फिल्म का सहारा लेता है। तो इस फिल्म में होता क्या है? एक भारतीय जासूस है हमारा हीरो। वो पाकिस्तान में एक आतंकी नेटवर्क के अंदर घुसपैठ करता है और काफी मशक्कत के बाद उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक साजिश रची जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं होती, उससे बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। 14 फरवरी 2019, जगह पुलवामा और निशाना सेना का एक काफिला। मतलब उसे सब कुछ पता चल जाता है, तारीख, जगह, निशाना, सब कुछ। अब सोचिए, जासूस का जो बॉस है वो ये जानकारी लेके सीधा पहुंचता है फिल्म के प्रधानमंत्री के पास, जिनका नाम रखा गया है मिस्टर सुरेंद्र गोबी। और वो उन्हें एक या दो नहीं, पूरे 11 अलग अलग खुफिया इनपुट्स देता है। साफ साफ चेतावनी देता है कि हमला होने वाला है। पर होता क्या है, इन सारी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया जाता है और हमला हो जाता है। और यहीं पे ये काल्पनिक फिल्म एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। वो अपनी कहानी के बीच में पुलवामा हमले के असली रियल फुटेज दिखाती है, वो फुटेज जो हम सबने देखे हैं। और फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स, जो सब कुछ बदल देता है। जासूस के हाथ एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है और उस रिकॉर्डिंग में किसकी आवाज है? प्रधानमंत्री गोबी और आईएसआई चीफ की। और वो क्या बात कर रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए, इस हमले को होने दिया गया था। और बस यहीं पर कहानीकार सवाल पूछता है, तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये काल्पनिक फिल्म? मतलब ये पूरी कहानी सिर्फ एक मिसाल थी, एक उदाहरण, ये दिखाने के लिए कि कैसे सच और झूठ को मिलाकर एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा सकता है जिस पर लोग यकीन कर लें। तो ये जो भड़ास फिल्म का उदाहरण था ना, यहीं से हम उस विश्लेषण के असली मुद्दे पर आते हैं। आरोप ये है कि असली फिल्म धुरंधर ठीक इसी तरह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा का काम करती है। पर एक मिनट, ये प्रोपेगेंडा होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये ऐसी जानकारी होती है जो सच नहीं होती या फिर आधी अधूरी सच होती है, और इसका इस्तेमाल किसी खास राजनीतिक एजेंडे को या किसी खास विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और देखिए, एक बहुत मशहूर क्रिटिक हैं सुज़ैन सोनटैग। उन्होंने नाजी जर्मनी की एक फिल्म मेकर लेनी राइफेनस्टाल के बारे में लिखा था। उनका कहना था कि जब प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे से बनाया जाता है, मतलब अच्छी सिनेमेटोग्राफी, अच्छा म्यूजिक, अच्छी एक्टिंग, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो कला की तरह लगता है और लोग उसके पीछे छिपे मैसेज पर सवाल ही नहीं उठाते। देखिए, विश्लेषण का सबसे बड़ा तर्क ये है कि फिल्म जानबूझकर सच और झूठ के बीच की लकीर को मिटा देती है। कैसे? सबसे पहले तो फिल्म का टैगलाइन ही है अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित। फिर उसमें 26/11 के असली न्यूज फुटेजेस इस्तेमाल किए गए हैं, असली आतंकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और तो और असली गैंगस्टर्स और यहाँ तक कि एक असली पुलिस ऑफिसर का नाम भी इस्तेमाल किया गया है। चलिए एक बिल्कुल ठोस उदाहरण देखते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि गैंगस्टर रहमान डकैत को मारने में एक काल्पनिक भारतीय एजेंट का हाथ था, ठीक है? लेकिन उस वक्त की न्यूज रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि रहमान डकैत एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में किसी भारतीय एजेंट का जिक्र तक नहीं है। तो फिर इससे होता क्या है? विश्लेषण कहता है कि जब सच और फिक्शन को इस तरह मिला दिया जाता है तो जो आम दर्शक है उसके लिए ये फर्क करना नामुमकिन सा हो जाता है कि क्या सच है और क्या फिक्शन, और धीरे धीरे फिल्म की पूरी कहानी ही उसे अकाट्य सत्य लगने लगती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक फिल्म के अंदर कुछ छिपे हुए राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और इसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, डॉग व्हिस्लिंग। ये क्या होता है? ये एक तरह की सांकेतिक भाषा होती है, मतलब ऐसी बात कहना जो एक खास ग्रुप को तो समझ आ जाए और उन्हें लगे कि ये हमारे लिए कहा गया है, लेकिन बाकी लोगों को वो सामान्य सी बात लगे। तो इस विश्लेषण में फिल्म से कुछ ऐसे ही कथित डॉग व्हिसल्स के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तानी किरदारों को पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह सिर्फ अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए दिखाना, या जब कोई विलेन मरता है तो बैकग्राउंड में जय हिंद की जगह असतो मां सदगमया का श्लोक चलाना, या फिर ऐसे डायलॉग्स जो देश के मुद्दों को हम बनाम वो की लड़ाई बना देते हैं।
फिल्म का एक इशारा ये भी है कि एक खास सरकार देशद्रोही थी, लेकिन विश्लेषण एक टाइमलाइन सामने रखता है और ये बताता है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो अलग अलग सरकारों के समय में हुए हैं, चाहे वो 1999 का कंधार हाईजैक हो, कारगिल युद्ध हो या फिर 2016 का उरी और 2019 का पुलवामा हमला हो। और एक और बात, फिल्म में इंटेलिजेंस के अफसरों को जिस तरह दिखाया गया है उसकी भी आलोचना है। उन्हें बिल्कुल निष्क्रिय, चुपचाप बैठा हुआ दिखाया गया है, जबकि तर्क ये है कि असलियत में कोई भी सच्चा अधिकारी अपने देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश को देखते हुए हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। ये सवाल फिल्म बनाने वालों की जिम्मेदारी और समाज पर पड़ने वाले असर से जुड़े हैं। और सवाल ये है कि एक फिल्म मेकर या एक एक्टर की सामाजिक जिम्मेदारी आखिर है क्या? क्या उनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है या फिर उनकी बनाई चीजों का समाज पर एक गहरा, बहुत गहरा असर भी पड़ता है? ये विश्लेषण फिल्म में दिखाए गए वायलेंस यानी हिंसा पर भी एक जरूरी सवाल उठाता है। कहा गया है कि हिंसा को इतना स्टाइलिश बनाकर दिखाना, जिसे वायलेंस कोरियोग्राफी का नाम दिया गया है, वो दर्शकों को हिंसा के प्रति असंवेदनशील बना देता है। मतलब लोग उसे देखकर चौंकते नहीं बल्कि एंजॉय करने लगते हैं। और आखिर में ये विश्लेषण सीधे प्रधानमंत्री से एक बहुत ही तीखा सवाल पूछता है। सवाल ये है कि आपने प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया पैमाना बना दिया है। कल जब आपकी सत्ता नहीं रहेगी और कोई ठीक इसी तरह की फिल्म आपके खिलाफ बनाएगा, तब आप क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है और एक बहुत बड़ी बहस की शुरुआत करता है।